बिहार चुनाव इस बार कई मायनों में अलग है। एक तरफ जहां मोदी का तिलिस्म टूट रहा है, आज मैं गया रैली से आया हूं, वहीं बिहार को कुछ ऐसे युवा नेता मिल रहे हैं जिनकी इस देश को ज़रूरत है। जो आइडियोलॉजी जिससे पिछले 30 साल की राजनीति देखेंगे तो एक भटकाव सा रहा। हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़े, निजीकरण की तरफ बढ़े। एक बार फिर से बिहार से एक नई लकीर खींची जा रही है और संदीप सौरभ हैं। छात्र नेता नहीं कहेंगे अब हम इनको, चूँकि अब ये एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे खास बात है कि उस तबके से, उस वर्ग की नुमाइंदगी करते हैं जिसके लिए एक धारणा बना दी गई थी कि आप बिहार में या देश के किसी भी हिस्से में राजनीति नहीं कर सकते हैं। चुनाव तो बिल्कुल लड़ नहीं सकते हैं, चुनाव पैसों का खेल है। जिन लोगों ने भाकपा माले के कैंडिडेट हैं, आरजेडी के, कांग्रेस के गठबंधन से हैं, उस लकीर को तोड़ने की कोशिश हो रही है। और ऐसे कई सारे कैंडिडेट हैं, उसमें संदीप सौरभ के नाम की पूरे देश में चर्चा हो रही है और पूरे देश की नज़र है संदीप पर कि क्या ऐसे लोग चुनाव में जीत कर बिना पैसे के विधानसभा पहुंचेंगे। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे कि कितना कठिन है, इनको भी मुश्किल लग रहा है, या बिहार एक बार फिर से नई लकीर खींचेगी। संदीप, क्या लगता है? ये आप जेएनयू से पढ़े लिखे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी छोड़ देते हैं, भरोसा था कि इस तरह से आरजेडी, भाकपा माले, आपकी पार्टी पर तो भरोसा था ही, इस तरह से गठबंधन के कैंडिडेट बनेंगे? देखिए, नौकरी छोड़ते समय तो ये कहीं से दिमाग में नहीं था कि चुनाव लड़ना है। टीचिंग मेरा फेवरेट काम है, मुझे बहुत पसंद था टीचिंग लाइन, लेकिन समय ऐसा आता है जब आपको दो रास्तों में से एक रास्ते चुनने होते हैं। तो दोनों ही चीज़ों पे हमने गौर किया और हमें लगा कि हम ज़्यादा बेहतर कहाँ दे सकते हैं। हमें लगा हम जिस जगह पे हैं, जिस छात्र राजनीति में काम कर रहे हैं, जनता के बीच जो काम कर रहे हैं अभी तक, वहाँ हम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं और इसलिए हमने वो रास्ता चुना। उस समय दिमाग में कोई मैप नहीं था कि हमें जाके आगे चुनाव लड़ना है। उस समय मैं आयशा के राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी पे था और अभी भी हूँ, और अभी मेरी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि पिछले साल ही आयशा का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ हैदराबाद में और मुझे जिम्मेदारी दोबारा से दी गई। तो मैं उस जिम्मेदारी पे अभी भी हूँ और अभी अगले सम्मेलन तक हम तो रहेंगे उस पद पे। तो जाहिर सी बात है कि छात्र नेता अभी भी हैं, छात्र आंदोलन अभी भी करना है। यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे अटैक होगा, जिस तरह से गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन को दुश्मन की तरह ट्रीट कर रही है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे जिस तरह से खतरे हैं, उस पर हमले हैं, तो इन सब के खिलाफ तो लड़ना है। तो इसलिए अब तो दोहरी जिम्मेदारी कही एक तरह से है। मैं चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले 10 दिनों से बिहार में घूम रहा हूँ। क्लीन स्वीप कर रहे हैं आप लोग, बहुत मैसिव आप लोग को समर्थन मिला है, खासकर जो SC ST OBC माइनॉरिटी, जो गरीब तबका है। क्या रोड मैप है आप लोग? क्योंकि आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आप जेएनयू से पढ़े हैं, प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे। डॉक्टर सौरभ से हम बात कर रहे हैं, संदीप सौरभ से, तो क्या कहेंगे लोगों को, युवाओं को जो वोट डालने जा रहे हैं पहली बार, और पूरे देश की नज़र है आप पर? देखिए, इस समय तो थोड़ा पालीगंज के संदर्भ में अगर कहें तो पालीगंज का जो सीट है, एक हिस्टोरिक जगह है जहाँ पे फ्यूडलिज्म के खिलाफ, ज़मींदारों के खिलाफ एक लंबा संघर्ष यहाँ पे गरीबों का रहा है, पिछड़ों का रहा है। और अब ये समय बदल रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में इस सोसाइटी को जाना है जहाँ पे उनको एजुकेशन चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी चाहिए। तो एक तो ये बेसिक चीज़ें जो हैं इसको उपलब्ध करवाना होगा, इसके लिए संघर्ष चलेगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि नेशनल इश्यूज़ भी हैं अभी, और हम लोग जो पालीगंज के अंदर जो बात कह रहे हैं लोगों के बीच में, वो पूरे देश के सामने जो संकट है, खास करके जो संविधान पे हमला है, कहीं के आरक्षण पे इतना मजबूत हमला है जिसमें कोर्ट का भी सहारा सरकार ने ले रखा है, तो इन तमाम सवालों को लेकर के बात हो रही है। तो ये रोड मैप तो कहिए कि जनता खुद तय कर रही है इस बार। देखिए, आपने कहा था शुरुआत में कि पैसे की कमी है हम लोग के पास, जाहिर सी बात है कि पैसे की कमी है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है मेरे ख्याल से वो जनता है, जनता का समर्थन है। और हम लोग जब प्रचार करने निकलते हैं तो समझिए कि 10-15 लोग निकलते हैं प्रचार करने, लेकिन जिस गांव में जाते हैं 300, 400, 500 लोग होते हैं। हर गांव में इस तरह से लोग आ रहे हैं, तो ये बड़ी पूंजी हमारे लिए। संदीप, कैंडिडेट के तौर पे न बात करें तो आप एक पॉलिटिकल स्टूडेंट भी रहे हैं, राजनीतिक छात्र में, क्या कोई चीज़ बड़ा बदलाव देख रहे हैं इस चुनाव में? जो एक जो मीडिया का जो जिस तरह से ऑरा बना दिया गया था कि बीजेपी को आप हरा नहीं सकते हैं या मोदी का कोई तिलिस्म नहीं तोड़ सकता है, वो दिख रहा है। तेजस्वी यादव उसको करने में कामयाब हो रहे हैं। पूरे बिहार में इस बार तो बीजेपी जा रही है, मतलब बीजेपी को कहिए कि जा नहीं रही है, बल्कि गई थी और दोबारा से जा रही है। पिछले चुनाव में भी अगर देखा जाए तो बिहार की जनता ने तो बीजेपी को खदेड़ दिया था यहाँ से। ये तो कहिए कि दुर्भाग्य है, लोकतंत्र का ये मजाक है कि जिसको सत्ता से खदेड़ दिया लोगों ने, आज वही एनडीए सरकार में है। एनडीए की सरकार की हार हुई थी पिछली बार,
तो और जहाँ तक इनके तिलिस्म की बात है, तो आप समझिए कि वर्चुअल पॉलिटिक्स एक तरह का वर्चुअल ही है, अल्टीमेटली वो वर्चुअल ही है। ग्राउंड पे सच्चाई कुछ और है, और ग्राउंड पे जब सच्चाई हम लोग देख रहे हैं तो वहाँ पे मोदी कहीं नहीं है अभी। जनता में मोदी की कोई बात ही नहीं है। लोग समझने लगे हैं कि ये सिर्फ झूठ बोलने वाले लोग हैं, सिर्फ धोखा देने वाले लोग हैं, और इनकी बातों से जनता का कोई सरोकार नहीं है। मतलब बिहार की जनता जेएनयू के स्टूडेंट हो गए इस बार? नहीं, जेएनयू के स्टूडेंट नहीं हो गई, बल्कि हाँ, मैं जो आपके पहले सवाल का एक पॉइंट था, हम लोग जब छात्र राजनीति करते थे तब भी, और वहाँ से निकल करके यहाँ आए, तो छात्र राजनीति के दौरान ही, आप तो वाकिफ़ होंगे जेएनयू में जो छात्र राजनीति होती है, लोग बाहर से आलोचना करते हैं जेएनयू की कि बहुत दुनिया भर की बात करते हैं, देश समाज की बात करते हैं, कैंपस की बात ये लोग नहीं करते हैं। तो ये सही बात है। छात्र राजनीति जहाँ से हम लोग सीखे हैं, वहाँ पे स्टूडेंट मूवमेंट का सिर्फ दायरा जो है वो कैंपस की बाउंड्री नहीं है, उस बाउंड्री के बियॉन्ड जो सोसाइटी है उसके साथ हमारा कितना तालमेल हो रहा है, उसके सुख दुख के साथ हम कितना जुड़ रहे हैं। तो हमेशा से हम लोग के सरोकार में ये चीज़ें रही हैं, और वहाँ से जब निकल करके हमें यहाँ रहे हैं तो कई सारी चीज़ें एकदम क्लियर है पहले से। छात्र राजनीति का एक एक्सपीरियंस है। नहीं, लेकिन संदीप, अमूमन आपने ये कठिन रास्ता चुना है, एमएलए बन जाएंगे आप, लेकिन जो हालात हैं, जो शानदार नौकरी कर सकते थे आप, इतना पढ़े लिखे हैं, पीएचडी किया आपने जेएनयू से, वहाँ तक जाने में बड़ी मुश्किल होती है, परिवार की आगे चलती है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या लगता है, क्या करेंगे पहले वो काम पालीगंज के लिए, ताकि और भी बच्चे आपकी तरह निकल सकें? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पालीगंज में जो जनता की उम्मीदें जगी हुई हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, और पालीगंज में विकास के जो काम हैं वो एकदम समझिए कि नहीं के बराबर हुए हैं। आपको अधिकांश गांव मिलेंगे जहाँ पे गली नली सड़क कुछ भी नहीं है, टॉयलेट तक नहीं है, महिलाएं टॉयलेट तो मतलब किसी गांव में समझिए कि 50% से कम ही है। कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ पे थोड़ा साइड होते रहते हैं। हाँ, बात कर आ जाइए, गाड़ी को निकलने दीजिए बात। हाँ जी, हाँ सर। तो एक तो टफ चैलेंज हमारे लिए है कि जिसको विकास लोग समझ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आइडियोलॉजी और बाकी जो मतलब फासिज्म के खिलाफ लड़ाई है, जनता वो तभी समझे कि जब उनके घर की बुनियादी ज़रूरतें जो है वो पूरी हो जाएंगी। और ये तो टफ चैलेंज हमारे लिए है कि जनता की उम्मीदें इतनी जगी हुई है। अब देखिए, हम लोग अभी जिस गांव से आ रहे हैं, वहाँ आज़ादी के बाद से अब तक कोई सड़क बना ही नहीं उस गाँव में। अब वो लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। हमने कहा कि हम अगर जीतेंगे तो आपके लिए संघर्ष करेंगे, आपके मुद्दों को उठाएंगे। तो उम्मीदें काफ़ी है, और जाहिर सी बात है कि हम लोग को कई सारे रास्ते अपनाने होंगे। सिर्फ विधायक के कोटे से तो सब चीज़ शायद संभव नहीं होगा जहाँ जो पालीगंज की स्थिति है। तो हो सकता है कि हम लोग इसके लिए कुछ और रास्ता निकालें, कुछ और संघर्ष करें, या कुछ बड़े प्लान की तरफ बढ़ें। पालीगंज के स्पेशल अगर हम बात करें तो ये हम लोग को लगता है। एक और सौरभ, चूँकि संदीप, वो तमाम युवा जो राजनीति में आना चाहते हैं, आज लगातार आपकी चर्चा और एक शख्स जो जेएनयू से पढ़ता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी छोड़ना है, उसको पार्टी लेफ्ट पार्टी की वजह से आपको टिकट मिला है। क्या इतना आसान हो जाएगा आगे राजनीति, जिस तरह से इस बार आप लोग को टिकट मिल रहा है? देखिए, आसान तो हम लोग के लिए भी नहीं है, बल्कि हम लोग भी जब जेएनयू में राजनीति शुरू किए, जेएनयू में जब राजनीति हम लोगों ने शुरू की थी, तो अब समझिए काउंसलर का चुनाव जब मैं लड़ा था, तो मैं एमए में जेएनयू में दाखिला लिया। दाखिला लेने के साथ ही मैंने एक्टिविज़म शुरू किया, और एक्टिविज़म करने के बाद एमए, एमफिल 4 साल, और पीएचडी में आने के बाद हम काउंसलर पहली बार चुनाव लड़े थे। तो रास्ता तो हमारे लिए भी आसान नहीं है। और हम देखिए, लेफ्ट की पॉलिटिक्स में और जो ग्राउंड रूटेड पॉलिटिक्स है, वहाँ पे शॉर्टकट नहीं है। हम लोगों ने 13 साल संघर्ष किया, और इसलिए संघर्ष नहीं किया कि हमें आज चुनाव लड़ना था, इसलिए तो कतई संघर्ष नहीं किया। बल्कि आप 13 साल से काम कर रहे हैं इस इलाके में? इस इलाके में नहीं। अच्छा, मैं 13 साल से छात्र राजनीति में, हाँ, और कैंपस पॉलिटिक्स में खास करके आप देखिए कि हर जगह के कैंपस इन इलाकों में कब से काम कर रहे हैं? चूँकि ये मेरा अपना होम डिस्ट्रिक्ट है, तो इस इलाके में कई सारे मूवमेंट, जैसे 2017 में हम लोगों ने शिक्षा रोजगार के सवाल पे चंडीगढ़ से कोलकाता तक एक यात्रा निकाली थी। जब देश के अंदर मोदी के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में शायद नहीं थी, तब हम लोगों ने तय किया था कि चंडीगढ़ से कलकत्ता तक एक यात्रा निकलेगा, जिसमें हम एजुकेशन पे कैसे हमले हैं, किस तरह के हमले हैं, इंस्टीट्यूशन पे कैसे हमले हैं, रोज़गार पे क्या हमला है, इसको लेकर के एक बड़ा प्लान किया था। उस समय भी पालीगंज में हम लोगों ने बड़ी रैली की थी, पालीगंज में कार्यक्रम किया था। इसके अलावा अभी जो एनआरसी सीए मूवमेंट चल रहा है, तब हम पालीगंज आए थे, और तकरीबन 5-7 हज़ार की भीड़ को हम एड्रेस भी किए थे। लोगों से बात किए थे कि ये जो सीए एनआरसी है, इसमें असल पॉइंट क्या है, इसका क्रक्स क्या है, और क्यों इस मूवमेंट में बाकी तबके को जोड़ने की ज़रूरत है। तो एक तो जुड़ाव रहा है इस इलाके से, इस ज़िले से, चूँकि हैं भी बगल में, मेरा घर मनेर में है, यहाँ से बगल का विधानसभा है।
तो बाकी संघर्ष देखिए टुकड़ों में नहीं होता है। पैसे कैसे उगा रहे हैं नॉमिनेशन की फी से लेकर उगा रहे हैं, हम कैंपेन लोगों ने तक? क्राउड फंडिंग के लिए अपील किया है, जिसमें अभी तक 2 लाख चंदा लोगों ने दिया है। तो वो है, बाकी जनता में कई जगह पे गए तो 10, 20, 50, 100, 500 टाइप के भी लोग देते हैं। तो पालीगंज में जनता का समर्थन इस तरह से हम लोग को मिल रहा है कि लोग वोट भी देंगे और पैसा भी दे रहे हैं, खाना भी खिला रहे हैं, चाय भी पिला रहे हैं। तो जनता का ये है। देखिए, मीडिया आपको रोज खबर दिखाएगी कि 500 करोड़, 400 करोड़, 300 करोड़ वाला कैंडिडेट इस विधानसभा चुनाव लड़ रहा है। वो टीवी अखबार कभी आपको नहीं बताएगा कि 400 रुपये, 500 रुपये बिना चंदा मांग के भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। संदीप, मैं इसलिए ये खबर बहुत ज़रूरी है ताकि आप राजनीति से दूर न भागे। आपको राजनीति करनी पड़ेगी, आपको संदीप की तरह सड़कों पर आना पड़ेगा। संदीप, एक आखिरी सवाल है कि वो 5 चीज़ें जो बिहार की राजनीति में बदलनी चाहिए, जो हम लोग दिल्ली में बैठ के सोचते हैं लेकिन ज़मीन पर उतार नहीं पाते हैं, डर लगता है, सहम जाते हैं, पैसा का मामला हो, गुंडई होता है, धार्मिक जिस तरह का आडंबर है, वो 5 चीज़ें जो लगता है कि बिहार की राजनीति में बदलनी चाहिए। और इस बार बहुत सारे आज संदीप सौरभ जैसे लोग कैंडिडेट हैं। देखिए, 5 चीज़ जो बदलनी चाहिए, पहले तो हमें लगता है कि बिहार में एजुकेशन जो है वो, आप जैसे हम दिल्ली में जब पढ़ते थे तो अपने क्लासमेट को हमने बताया था कि भाई हमारे यहाँ जो ग्रेजुएशन होता है वो 5 साल का होता है, 6 साल का होता है। तो सबसे बेसिक चीज़ जो है बिहार में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बहुत क्रांतिकारी बदलाव जिसको कहिए, उसको डालने की ज़रूरत है, नीचे से लेकर ऊपर तक। यहाँ पे मास्टर्स 2 साल में नहीं हो रहा है, 3 साल लग जाते हैं। बीए 3 साल में नहीं हो रहा है, 4 साल 5 साल लग जा रहा है। तो एक तो सबसे पहला चीज़ ये। दूसरा है चीज़ की जो बिहार में होना चाहिए वो है लोगों का कॉन्फिडेंस डेवलप होना। बिहार के यूथ के जो संकट है कि लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अगर बड़े हो रहे हैं तो उनका रोज़गार कहाँ मिलेगा, क्योंकि बिहार में आप बालू के अलावा और कुछ नहीं, बालू से ही जो जुड़े हुए रोज़गार हैं, मजदूरी है, उत्खनन है, और वहाँ भी बालू बंद होता है, कह ही रहे बालू भी बंद हो जाता है। तो एक तो रोज़गार का कोई प्रॉपर इंतज़ाम बिहार के अंदर हो, ये दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि ज़रूरी है। तीसरी जो है कि स्वास्थ्य सुविधाएं। आप देखेंगे कोरोना महामारी के समय बिहार में कोई इंसान अगर बीमार हुआ तो बिहार के अंदर कोई अस्पताल नहीं था जहां पे वो अपना इलाज हम सब एम्स भागते हैं। एम्स यहाँ नहीं खुला था उसने। नहीं, हम लोग दिल्ली भागते हैं। एम्स मतलब दिल्ली। वो तो जनरल टाइम में भी, लेकिन ऐसे आप समझिए कि बिहार में जब कोरोना था ये 7-8 महीने तक, तो आप एम्स और पीएमसी से आपका दाखिला लेता ही नहीं। तो कोई भी यहाँ पे इलाज का इंतजाम नहीं है बिहार के अंदर। और इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा चीज़ है मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो सड़क है, गली है, इसकी स्थिति बहुत ही जर्जर है। और ये जो चुनाव में लोग मांग रहे थे कि स्पेशल पैकेज दीजिए बिहार को, निश्चित तौर से बिहार को स्पेशल पैकेज चाहिए होगा, तभी ये थोड़ा सा किसी की बराबरी में ये स्टेट आ सकता है। हमें तो बिहार में कहिए कि बिहार का मैं इंचार्ज रहा हूँ आयशा की तरफ से, तकरीबन हर जिले में हम गए हुए हैं, कई दफ़ा गए हुए हैं। तो कमोबेश सब जगह की स्थिति ऐसे ही है। बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर एक्स्ट्रा चाहिए। और 5वीं चीज़ अगर कहूँ तो बिहार में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको थोड़ा ग्राउंड पे रह करके ट्रेनिंग जिसको कह सकते हैं, क्योंकि बिहार में भी हाल फिलहाल में जो बिहार का एक स्पेशल चीज़ था कि यहाँ पे कम्युनल चीज़ें उस तरह से नहीं हावी थी, कम्युनल फ्रेंजिंग इस तरह से नहीं था, सांप्रदायिक नफरत उस तरह से नहीं था। लेकिन पिछले 5-6 साल में आप देखिए तो बिहार में कई सारे दंगे हुए, खास करके जो रामनवमी का त्यौहार है बिहार में पूरी तरीके से दंगा त्यौहार हो चुका है, जब ये बिहार में कभी कल्चर नहीं था, लेकिन ये कल्चर बढ़ रहा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने मास बेस को कम से कम ट्रेंड करें इस तरह से कि उनके जो लोग हैं खास करके वो लोग इसमें इन्वॉल्व ना हो। तो एक बड़ा सामाजिक बदलाव, और उसी से जुड़ा हुआ है कि धार्मिक जो आस्था है, कई बार वो आस्था जो इतना ज़्यादा वो अंधविश्वास के एकदम कगार पे है और वो कभी भी सांप्रदायिक रूप ले सकता है। आप समझ रहे हैं शायद हमारी बात को। तो आस्था, अंधविश्वास और उससे सटा हुआ चीज़ है सांप्रदायिकता। तो ये बिहार का एक गति है उस तरफ, उससे थोड़ा बचने का क्या तरीका होगा। कोई सामाजिक आंदोलन हो सकता है इस तरह का, राजनीतिक पार्टी भी चाहे तो सामाजिक आंदोलन इस तरह से करें। तो ये 4-5 चीज़ें जो मैं कहा, मुझे अभी तत्काल तो मुझे ये समझ में आ रहा है। मेरा ये ओपिनियन है, अगर आप राजनीति में नई लकीर खींचना चाहते हैं तो संदीप जैसे लोगों को राजनीति विधानसभा में भेजना पड़ेगा। और ये भी देखना पड़ेगा कि लोग कहते हैं कि आप राजनीति में आते तो स्ट्रगल करके हैं, बाद में बदल जाते हैं। एक बात तो वो मिथक तोड़ सकते हैं आप। दूसरा सबसे बड़ा जो मिथक है कि अगर आप खासकर गरीब तबके से हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी तबके से हैं और राजनीति में कुछ बदलना चाहते हैं, पढ़े लिखे हैं, बदलना चाहते हैं, उसके लिए भी संदीप एक एग्जाम्पल है कि अगर आप ईमानदारी से काम करें तो आपको पार्टी मौका मिल सकती है। और पार्टियों के लिए भी है
कि क्या पार्टियां, हम सब लोग परिवारवाद है, पैसे वाले हैं, इन सब तरह के आरोप लगाते रहते हैं। क्या संदीप जैसे लोग अगर इस बार विधानसभा जाते हैं तो कई सारी मिथक जो है वो टूटेंगे, चाहे वो पैसा का मिथक हो, चाहे वो परिवारवाद का मिथक हो। और संदीप जैसे लोग की विधानसभा में क्यों ज़रूरत है, ये डॉक्टर संदीप की बातों से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अपना कमेंट जरूर कीजिए और लिखिए कि डेमोक्रेसी के लिए ऐसे लोग की बहुत ज़रूरत है। डेमोक्रेसी तभी मजबूत होगी जब उसमें हर तरह के लोग होंगे। लेफ्ट पार्टी ने इनको कैंडिडेट बनाया है, आरजेडी का इनको समर्थन है, कांग्रेस का इनको समर्थन है। नतीजे 10 को आएंगे, लेकिन बिहार ने और संदीप जैसे लोगों ने साबित किया है कि बिहार में राजनीतिक रूप से सचेत लोग हैं और वो नई लकीर भी देते हैं। चाहे वो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के खिलाफ भी लड़े हों, अभी लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का कोई तिलिस्म नहीं टूट रहा है, तो उसके खिलाफ भी तेजस्वी यादव लगातार कैंपेन में लीड कर रहे हैं। और संदीप जैसे हजारों चेहरे हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हैं पूरे देश में, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, कि संदीप जैसे लोग विधानसभा पहुंचे और वो नई राजनीति की शुरुआत करे और जो रोजी रोटी, स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य, रोजगार का मुद्दा है उसको उठाए। शुक्रिया संदीप हमसे बात। कैमरामैन तारा के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पालीगंज, पटना, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।